नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिसात 2022। जी हां, आगामी 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं और अगर छात्र संघ चुनावों की बात करें तो पुराने छात्र नेताओं को याद न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। आप सभी को बता दें कि पहले उदयपुर विश्वविद्यालय हुआ करता था, लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के निधन के बाद इस यूनिवर्सिटी का नाम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी पड़ा और उसके बाद जो पहला छात्र संघ चुनाव हुआ, उस चुनाव में अध्यक्ष रहे थे महेंद्र सिंह शेखावत, जो आज हमारे बीच हैं, और खूबीलाल जी मेनारिया जो चौथे नंबर पर अध्यक्ष रहे थे, वह भी हमारे बीच हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे और जानेंगे कि उस समय के चुनाव और इस समय के चुनाव में क्या फर्क है। तो सबसे पहले महेंद्र सिंह शेखावत जी की तरफ जाते हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। किस तरह से आपने चुनाव लड़ा था? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप पुराना छात्र जीवन में पुराने छात्र नेताओं को वर्तमान से जोड़ रहे हैं। उदयपुर में अच्छी बारिश हो गई, तालाब भर गए, तो उमंग और उल्लास का वातावरण है। छात्रों के लिए भी एक उमंग और उल्लास है कि चुनाव हो रहे हैं 2 वर्षों के बाद में। अच्छा सरकार ने निर्णय किया। हमारे समय में एक बहुत बड़ा अंतर जो आया है मनु जी, उस समय जो स्थापित नेता हुआ करते थे, छात्र नेता हुआ करते थे, जो अपनी टीम के कप्तान हुआ करते थे, या जो ग्रुप को लीड करते थे, या किसी संगठन के मुखिया हुआ करते थे, वो लोग चुनाव लड़ते थे। तो एक दिखता हुआ चेहरा होता था जिसको केवल विश्वविद्यालय नहीं, संपूर्ण उदयपुर संभाग जानता था कि खूबीलाल जी मेनारिया छात्र नेता है, या महेंद्र सिंह है, या दुर्गा सिंह जी, कोई भी। अब वो स्थितियां नहीं है। अब चुनाव से 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, ये ध्यान नहीं रहता है कि चुनाव कौन लड़ते हैं। अब वो एक टीम बन गई साहब, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग मिलकर किसी एक को चुनाव लड़ाते हैं। तो नेतृत्व क्षमता कमजोर हो गई। इसमें केवल छात्रों का दोष ही नहीं, समय में जो बदलाव आया है। हमारे समय में अधिकतर यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स भरे रहते थे, प्लेयर से खिलाड़ी होते थे, खेलते थे, समय होता था, तो शाम के समय लोग वहां मिलते थे। आजकल मिलते हैं सुखाड़िया सर्कल और फतेह सागर। तो उस समय के बदलाव के साथ कैरियर का प्रेशर भी बना, उसके कारण भी कुछ चेंजेस आए। परिवार वालों की अपेक्षाएं बच्चों से ज्यादा हो गई। तो एक तो परिवार का दबाव कैरियर का, फिर खुद बच्चे के इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपने शौक, इसके कारण बदलाव आया। और जितने संगठन भी थे अपना अपना काम सभी कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं है कि समाज में बदलाव ला सके छात्रों के माध्यम से। वो स्थिति नहीं है। हमारे समय ये इतना स्टूडेंट पावर इतना मजबूत हुआ करता था कि बदलाव लाने की क्षमता रखते थे, समाज स्वीकार करता था। पॉलिटिकल पार्टी भी उस व्यक्ति को सम्मान देती थी, नेता मानती थी, क्योंकि वो नेता होता था। ये सबसे बड़ा बदलाव देख रहा हूं मैं। आप किस तरह से आपने चुनाव लड़ा? सर, मैं मनु जी, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने हमको इस प्लेटफॉर्म पे और इस सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में आपने हमको याद किया। हम इससे हमारा भी एक संदेश नए बच्चों को जो जाना चाहिए, हम अपनी बात कह सकेंगे। मैं 91 में यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट रहा। जब हमारे सामने गजन सिंह जी सत्तावत जो MLA रहे, वो भी मेरे सामने चुनाव लड़े। एक दिलीप कोठारी जो ज्योति होटल के मालिक है, हम तीनों सामने चुनाव लड़े थे। और उस समय मैं यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट जीता था, महेंद्र शाह के 1 साल बाद। तो उस समय मैं यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट बना। उस समय का एक बहुत दबंगता का चुनाव हुआ। हम लोग पूरा, हमारे उस जमाने में भी सारे पहले ही बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक साल पहले हमको स्टूडेंट की मेहनत, उसका क्या छात्र क्या काम है, उसके कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ उसका एडमिशन में प्रॉब्लम है, कहाँ उसको खेलों में प्रॉब्लम है, कहाँ उसकी लाइब्रेरी में प्रॉब्लम है, कहाँ उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, कहाँ उसकी मदद कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम एज ए गार्जियन के रूप में स्टूडेंट के लिए देते थे। और उसकी पूरी हम ईमानदारी से भी काम करते थे कि भाई किसी भी छात्र को कोई भी समस्या हो, हम खड़े रहते थे और करते थे उसको। और जब जैसे मैं यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट बना, तो मेरे मन में आ गया कि मुझे यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनना है। तो मैं उस दिन से ही लग गया कि हर छात्र हित की, भाई हमारे यूनिवर्सिटी में जब साइंस कॉलेज, हमारा मेन यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का एक सेंट्रल कार्यालय साइंस कॉलेज में होता है। अभी तो वहाँ नहीं है, अभी इन्होंने जियोलॉजी कॉलेज उधर ट्रांसफर कर दिया मेरी जानकारी के अनुसार। तो वो होता था। तो हम लोग
साइंस से जुड़े रहते थे सारे। एक हमारी टीम साइंस में होती थी, फिर हमारा कॉमर्स कॉलेज होता था जो हमारा, मैं वहीं एमकॉम किया है तो मेरा वहीं सारा समूह रहता था, सारे साथी रहते थे। तो एक हमारा गढ़ हुआ करता था कॉमर्स कॉलेज, तो वहाँ भी हमारी टीम रहती थी। फिर हमारे आर्ट्स कॉलेज, लॉ कॉलेज, जियो कॉलेज, तो हम सभी कॉलेजों में हमारी मतलब सारे साथियों की टीम रहती थी। मैं एनएसयूआई से जुड़ा हुआ था, जैसे आप एबीपी से जुड़े हुए थे, तो हम पार्टी का भी काम करते थे, छात्रों का भी काम करते थे और प्रशासन से निरंतर छात्र हितों के लिए संघर्ष करते थे। उसमें हमारी कई बार पुलिस से भी मुठभेड़ हो जाती थी, कई प्रकार के हमारे मामले भी दर्ज हो जाते थे पुलिस के, सारी चीजें हम पर एक आपस में हमारे एक समझ भी थी कि महेंद्र शाह है, ये हमसे बड़े हैं, तो हम इनका रेस्पेक्ट भी करते थे, इनसे कई मुद्दों पे लड़ते भी थे। लड़ना है तो लड़ते थे, उसमें बैक नहीं होते थे, मगर रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होती थी कभी भी। 93 में मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, तब हमारे सामने हेमंत चौड़िया, दिनेश जी शर्मा, विवेक व्यास, हम 4 जने लड़े थे। मैं चुनाव जीता, मगर हमारे सब 3 बजे चुनाव खत्म हुआ तो हमने दिनेश जी को कहा चलो साथ ही चलते हैं अपन, अपनी वोटर जो पेटियां हैं, मत पेटियां, उनको साथ बंद करके साथ ही देख लेते हैं। मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर था, मगर हम सब में समझ थी, एक जो स्टूडेंट लीडर होता है वास्तव में उस टाइप की समझ थी। नेता भी रिकॉग्नाइज करते थे हमको, नेता हमको सपोर्ट भी करते थे। हमारे उस जमाने के लीडर थे प्रभाकर साहब, गुलाब सिंह जी, सीपी जोशी साहब, गिरिजा व्यास, देवपुरा साहब। हमको, मुझे आज भी याद है कि मैं यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा तो पूर्व मुख्यमंत्री देवपुरा जी थे, तो हनुमान प्रभाकर साहब ने उनको फोन किया कि यार इन बच्चों की कोई मदद करो। मैं सर्किट हाउस गया, आज भी वो सीन याद है, उन्होंने अटैची खोली और उसमें से 1000 रुपये निकाल के मुझे दिए, और वो डायरी निकाली, उन्होंने डायरी में लिखा कि 1000 रुपये उनके खाते में, वोटेवर जो भी हमारा रहा। तो इतना कंटेंट था, एक दूसरे का रेस्पेक्ट था, आज वो दिखता नहीं है। आज नए लड़के एकदम आ जाते हैं, उनमें मैच्योरिटी का अभाव हो सकता है या उतनी मेहनत नहीं करते हैं, बहुत 1-2 महीने में तैयार हो जाते हैं। छात्र राजनीति के लिए भी सालों लगाने पड़ते हैं, पूरा आपका ग्रुप भी मेंटेन करना, छात्रों को भी मेंटेन करना, इधर राजनीति भी मेंटेन रखना, आपको लड़ने के लिए धन का भी, संसाधन का भी व्यवस्था रखना, ये सारी चीजें मैनेज करके और एक प्योर उस रूप से चलना पड़ता था। मतलब एमएलए के चुनाव और हमारे छात्र संघ के चुनाव में कोई भी विशेष फर्क नहीं हुआ करता था। एमएलए राजस्थान में 200 लड़ते थे, छात्र संघ के चुनाव 4 यूनिवर्सिटी है, 4 यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट लड़ते थे, तो ये फर्क होता था। और हमारा वो मानो हमें आगे काम करने का राजनीतिक रूप से उतना मौका मेवाड़ के छात्र संघ अध्यक्षों को उतना नहीं मिला। उसके कई कारण रहे हैं। एक तो हमारे सारी सीटें रिजर्व, जनरल कास्ट के लिए रिजर्व होना, कि भाई आपको उदयपुर शहर, महावली, वल्लभनगर के अलावा नहीं मिलना। वल्लभनगर से जैसे मैं इच्छा रखता था तो गुलाब सिंह जी चुनाव वहां से लड़ते थे, तो गुलाब सिंह जी को टिकट काट के मेरे से देने से रहे, तो वो एक हमारा राजनीतिक, जो राइट टाइम पे राइट नॉक हो जाता है तो हम क्लिक कर जाते हैं, मगर राइट नॉक हो नहीं सका, हमारे लिए ये वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाई। दूसरा, हमारा उदयपुर मेवाड़ रहने से और राजनीति रहने के अध्यक्षों में भी ये फर्क रहा, तो ये चीजें काफी ड्रॉबैक रही है। आज मैंने जो समझा है कि 91 में जो लीडर हुआ करते थे, देवपुरा साहब, प्रभाकर साहब, गुलाब सिंह जी, सीपी साहब, गिरिजा व्यास, और बीजेपी में गुलाब चंद कटारिया साहब, 32 साल हो गए। प्रभाकर साहब चले गए, देवपुरा साहब भगवान के गए, और गुलाब सिंह जी भगवान ईश्वर के वहां गए। बाकी जो नेता बचे ना, मेवाड़ में आज भी वही लीडर है, 32 साल में भी कोई सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं क्या कमी है, ये तो सोचना पड़ेगा ना। आप नेताओं की इच्छा शक्ति में कमी है कि हमारों में कमी है, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा कि आप अगर नई पीढ़ी को आगे नहीं लाओगे तो कैसे इस चीज को सिखाना तो पड़ेगा, चीजों को आगे करना पड़ेगा, मोटिवेशन। तो ये आप बारी अंतर देखिए कि 32 साल पहले जो लीडर थे आज भी वही लीडर। जी शेखर जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, कितना सहमत है आप महेंद्र जी की बात पे? जी ने काफी कुछ ठीक कहा। जयपुर राजधानी है, वहाँ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष जो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बनेगा सीधा मुख्यमंत्री कांटेक्ट में रहेगा, हर पार्टी के लीडर के कांटेक्ट में रहेगा, पार्टी प्रेसिडेंट के कांटेक्ट में रहेगा। जोधपुर इसलिए थोड़ा प्रभावी हो गया कि गहलोत साहब ने जोधपुर को ऊंचाइयां बहुत ज्यादा दे दी, तो समकक्ष राजधानी के आ गया। उदयपुर में सुखाड़िया साहब जब तक थे तब तक उदयपुर का कंपटीशन होता था जयपुर से, डेवलपमेंट में मानो, अप्रोच में मानो, आधार में मानो, फाइनेंस मानो, और लीडरशिप डेवलप में मानो। सीपी साहब को किसने मौका दिया? सीपी साहब कैसे आगे बढ़े?
क्योंकि राजनीतिक में जब तक सीनियर आदमी आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, अवसर नहीं देगा, तो कंपटीशन बहुत टफ रहता है। सीपी साहब को उस समय मौका 80 में इसलिए मिल गया, सुखाड़िया साहब थे। सीपी साहब चुनाव हारे जीते जो कुछ भी हुआ, सीधा सुखाड़िया साहब के कांटेक्ट में थे। सुखाड़िया साहब बहुत बड़ी हस्ती थे, एक दिग्गज नेता थे, तो उन्होंने जब चाहा उनको अवसर दे दिया। खूब जी ने सही कहा कि एक तो रिजर्वेशन सीटों पे, दूसरा कोई भी नेता अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है या नए को पैदा नहीं होने दे रहा। सामान्य सिस्टम है, ये बुरा नेता लेने का विषय ही नहीं है। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, मैं सबसे ज्यादा तनाव और टेंशन नहीं रखता हूं, दूसरा तो नहीं आ रहा है। लोगों का अवसर देना चाहिए। अरे भाई क्या है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप उसको अवसर देना चाहिए। व्यक्तिगत पसंद नापसंद अलग चीज है, लेकिन प्रतिभा को दबाओ मत, उसका नुकसान समाज को। कांग्रेस के 4-5 बड़े लीडर के नाम लिए, भाजपा से एक ही नाम लिया, क्या कहेंगे? जैसे 4-5 बड़े लीडर के नाम लिए, भी कई दिग्गज थे, कई बड़े नेता थे। भानु कुमार जी छोटे थोड़े थे, जोध सिंह जी दाई जी थे। हाँ, सरकार में प्रभावी भूमिका गुलाब जी भाई साहब की ज्यादा रही है, इसलिए इन्होंने एक नाम लिया है। क्योंकि 77 से अभी 2022 चल रहा है, गुलाब जी का निरंतर कंटिन्यूटी में नाम है, वो मेहनत करते हैं, स्थापित है, अपना वर्चस्व आधार बना रखा है। मेहनत तो बाकी कार्यकर्ता भी करते हैं। हाँ, मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, नॉन प्रोडक्टिव लेबर हो जाती है, अवसर नहीं मिलता है, उसमें लॉट्स ऑफ रीजन, अनेकों कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं है। छात्र राजनीति के बाद में जन नेता बनते हैं, छल कपट राग द्वेष बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्या आपके जमाने में भी रही है ऐसे, या उस चीज को कैसा मैनेज करते हैं? मनु भैया, मैं आपको बताऊं, खूब जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। हमारे टाइम बहुत पावरफुल लीडर हुआ करते थे, बहुत पावरफुल। जिस समय मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना था ना, उससे पहले मुझे पूरा राजस्थान जानता था एज स्टूडेंट लीडर। मेरे ये प्रॉब्लम नहीं थी कि आयुर्वेद कॉलेज हमारा वोटर मुझे नहीं जानता, जहां भी जाते थे डूंगरपुर जाओ, तो स्थापित नेता थे, जनाधार वाले थे, लीडरशिप थी, बहुत दमंगता से अपनी बात रखते थे। इतने मजबूत होते हुए हमारे आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। समझ देखिए आप कि मैं चुनाव लड़ा, मैं एबीपी का जिला प्रमुख था, मतलब जिला अध्यक्ष मान लो। मेरे सामने राजीव जी सवाल का थे, जो NSY के जिला अध्यक्ष थे। SFI से लड़े थे राजेश सिंह भी, वो जिला अध्यक्ष थे। कृष्ण गोपाल KG बाबू चुनाव लड़ा था, जो हमारे परिषद के थे। सब कुछ होने के बाद पहला चुनाव बहुत स्टूडेंट मेन पावर वाला चुनाव, लेकिन मैं राजू भाई शाम को वोटर लिस्ट होती थी, वो ट्रांसफर करते थे। वो मुझे कहते मेरे पास उस एरिया की वोटर लिस्ट नहीं मिल रहा, राजू भाई आप ले लो, राजेश ही मिल जाता। आज भी इन सबसे वही सुने, हमारे कभी आपस में मारपीट नहीं हुई। और कभी मान लो आक्रोश जोश किसी आंदोलन को किसी विषय पे हो जाती, तो हम दिल में नहीं लेते थे। वो उनकी ड्यूटी जगह सही मानते हैं, हम हमारी जगह। कभी हमने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस केस नहीं करवाया। आप बताइए, क्या रणनीति होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए छात्र राजनीति में? छात्र राजनीति में रणनीति देखो, अगर आपको छात्र संघ का अध्यक्ष बनना है, उसके लिए पहले तो आपको निरंतर 1-2 साल से छात्रों के बीच रहना पड़ेगा। एक तो स्टूडेंट आपको सब जानना चाहिए, हर स्टूडेंट के फिगर में आप होने चाहिए हो कि हाँ यार ये स्टूडेंट, ये लड़का है जो मेहनत करता है। हमारे जब भी काम बोला, काम छात्रों को क्या होता है, उनकी कोई भी मांग होगी, टाइम पे बुक्स मिल जाए, एडमिशन का सिस्टम सही हो जाए, या क्लासें नहीं चल रही हो तो मांग कर ले भाई यार हमारी क्लासें नहीं लगती है, ये टीचर नहीं आ रहा है, या आपको साइंस की लेबोरेटरी है तो उसमें इक्विपमेंट नहीं है, या खेल के लिए है तो उसमें कई चीज़ें नहीं है, या बाहर टीमें जाती है तो लड़कों को प्रमोट कर ले। छात्र हितों में तो ऐसी ही बात होती है जनरली उससे। तो उस चीज़ें के लिए सतत आपको छात्रों के बीच तो रहना ही पड़ेगा। पैराशूट इस सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में नहीं चलता है, चाहे कितने नेताओं के लड़के भी लड़े, या मतलब हम और भी ऊपर से लाके कैंडिडेट को थोप देंगे तो वो चलेगा नहीं। जब तक छात्रों के बीच आपकी पहचान नहीं है, इंडिविजुअल, मतलब मैं ज़्यादा मेरी तारीफ नहीं करता हूँ, मगर उस जमाने में मैं 1000 स्टूडेंट के बाई नेम जानता था मैं, कि जब जिससे मिलता एक बार नाम पूछता, दूसरी बार उसे नाम से बुलाते थे। व्यक्ति से आईकॉन पर्सनल टच रहते थे, कहीं भी हुआ था यार मनु भाई इधर आओ, या क्या हो रहा है भाई, कैसे हो आप, कैसे बढ़िया, सब चीज कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक जनरल पूरा लीडरशिप
डेवलपमेंट का काम था। हम लोग मतलब यूं आगे हम नहीं बढ़ पाए, ये हमें भी मालूम नहीं है कि कैसे नहीं बढ़ पाए। ईश्वर ने हमें पूरी बुद्धि दी, ताकत दी, हमारा ग्रुप था, सारी चीजें थी। मतलब मैं 93 में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना। उसके बाद हमारी ग्रुप के 94 में मेरे साथ जो मेरे जनरल सेक्रेटरी रहे गजेंद्र सिंह जी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो पूरे मेरे चुनाव में भी पूरे लगे। उनको हमने फिर 1 साल पहले सोच लिया अगले साल इनको अध्यक्ष बनाना है, वो अध्यक्ष बने। वो पूरा अच्छा काम किया उन्होंने सारा। उसके बाद उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे विनोद पानेरी, उनको हमने 1 साल पहले सोच लिया कि अगले साल ये अध्यक्ष बनेंगे। उसके बाद वो अगले साल अध्यक्ष बने। फिर विनोद पानेरी जी के साथ सेक्रेटरी रहे अनुराग शर्मा, जनरल सेक्रेटरी। वो भी हमने 1 साल पहले सोच लिया कि अनुराग शर्मा जी अगले साल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बनेंगे। हम उस अगले साल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। अनुराग के साथ के जनरल सेक्रेटरी थे के पुरोहित, उनको भी हमने विचार किया कि यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बनेंगे, मगर वो 1 वोट से चुनाव हार गए थे। इसका कारण मूल स्वरूप नहीं है कि हमें आम घमंड है या वो बात नहीं है। हमने यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से चलाया 90 से लगाकर 2000 तक, हमने हमारी टीम एक इतनी मजबूत थी। अच्छा, कोई भी साथी किसी को भी तोड़ नहीं सकता था। भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ इसका मतलब आप प्रेसिडेंट हो, मेरा हर आदमी में वो जुनून था। महेंद्र शाह का साथी है या इनका ग्रुप का है तो हम नहीं तोड़ सकते, भले कितना ही प्रॉब्लम दे दो उनको, कुछ भी कह दो, वो उनका है तो उन्हीं का रहेगा। ओपन में सारी टीमों के लड़के साथ चाय पीते थे कि मेरे ये खूबी का आदमी है, ये महेंद्र शाह का आदमी है, साथ जा रहे कैंटीन में जाके चाय पी ली, सब दे दी, पैसे भी एक आदमी दे देगा। बाहर आए अपने अपने काम में लग जाते, वो महेंद्र शाह का काम कर रहा है, वो मेरा काम कर रहा है। इतनी समझ और अंडरस्टैंडिंग थी। आज के जनरेशन में इतना एक या नहीं, उतना मैं नहीं सोच पाता हूँ। तो ये समझ पैदा करनी चाहिए और उनको आगे बढ़ना है तो अच्छी दोस्ती रखे, मुकाबले रखे, तो वो आने वाले समय में सक्सेस होंगे। हम लोग ठीक है, राजनीति में हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं पार्टी का 20 साल से महामंत्री हूँ, अब उससे जाके कहाँ जाऊंगा मैं? या तो भाई एक लेवल तक मैं एनएसयू के राजस्थान का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, अभी शहर कांग्रेस कमेटी का राइट नाउ भी मैं महामंत्री हूँ, मगर हमें एक बेडिकेट हो गए हम लोग सारी चीजें। महेंद्र शाह को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि नगर परिषद के उप महापौर भी रहे, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। बट जो होना चाहिए हमको राइट प्लेटफॉर्म, हम सारी चीजें आज सीएम साहब अशोक जी से हमें व्यक्ति से जानते हैं, 2 बार हमारे राजीव जी के घर पे चाय पीने भी आए, हम लोग व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, आज भी बात है। पर एक जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिला। तो हम पर हमारा छात्र नेता होशियार था। हम जो उस जमाने में थे 90 के दशक के दौर के, वो सब उनको अपना कैरियर का भी ओरिएंटेड था कि हमको क्या करना है। ठीक है, महेंद्र शाह ने एक लेवल तक काम किया, फिर अपना खुद का व्यवसाय चालू कर दिया। आज अपने हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय में ये अपने मतलब अच्छा सक्सेस का पायदान है। मैंने स्वयं मेरे करते करते मैंने पहले मार्बल का काम किया, फिर मैं इसमें बिल्डिंग लाइन में आ गया। मैं राजीव जी 30 साल से साथ था, आज भी साथ है। हमने शहर में ऐसा नहीं कि हम लीडर है जो अच्छा काम नहीं करेंगे, हमारे बिल्डिंग लाइन में भी हमारा अच्छा एक लोग पसंद करते हैं। हमारे एक टाउनशिप है लेक गार्डन, जो शहर में एक फेमस टाउनशिप है, जहाँ कृतिका जी आप उधर रहते हैं, लेक गार्डन सुना है आपने? वो हमारी टाउनशिप है। हमने कई प्रोजेक्ट बनाए हैं। हम अच्छा ईमानदारी से काम करते हैं, मतलब जिज्ञासा से काम करते हैं। वो बुलंदियां सोच है। हमारे साथ के जो स्टूडेंट थे वो भी 99% सक्सेस हो। कोई सरकारी नौकरी में चला गया, कोई IAS बन गया, कोई RS बन गया, कोई थानेदार बन गया, कोई बिजनेस खोला, सक्सेस हो गया, क्योंकि वो मैच्योरिटी लेवल था। तो ये जनरल आज की जो मैं चाहता हूँ साथियों से कि ये डेवलप करो, अब मजबूती से सोचो, अच्छे रिश्ते रखो और जिसके साथ रहो वो बाउंडिंग से रहो। कभी इधर उधर आप वो मत हो, डोलो मत, जहाँ रहो वहाँ मजबूती से। जी, सक्सेस भी काफ़ी हुए और हताश भी काफ़ी हुए। क्या कहेंगे आप, आपके ज़माने में और अभी के ज़माने में लिंग 2 कम्युनिटी की कितनी पालना हुआ करती थी? क्योंकि अब तो PVR, आइनॉक्स और बहुत सारे नाइट क्लब भी खुल गए हैं, तो छात्रों के लिए वही अड्डा बन गए हैं। क्या कहेंगे? मनु भैया, जो मैं चुनाव लड़ा था उसके बाद में इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बनाया था। मोटी मोटी चीज़ें उसमें रखी थी कि भाई एज लिमिट ये होनी चाहिए, कोई केसेज वगैरह नहीं होने चाहिए, वो यूनिवर्सिटी का 3 साल का 2 साल का स्टूडेंट होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कहीं जो बाहर से आए अभी आया फार्म भर दिया यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का, ऐसा नहीं हो। यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी हो, स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट हो, उस यूनिवर्सिटी के प्रति कुछ करने की भावना तब होती है जब 3, 4, 5 साल आप उसमें निकाल देते सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उस आधार पे सब चुनाव चल रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे, बन भी रहे थे। एक बार आदमी हार जाता, दूसरी बार रिपीट कर लेता। ये कुछ के मान लो
कमी रह जाती है, हार जाता कोई बड़ी बात नहीं है साहब, दूसरी बार बन जाएगा। तो उसको जब काम करने का मौका मिले तो बनेगा नहीं। अरे ऐसा ही था जैसे कुबीलाल जी थे, ये यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट रहे, ठीक, फिर साल 2 साल मेहनत की, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, तो एक जाना पहचाना नाम था, स्थापित नाम था, मार्केट में क्रेडिबिलिटी थी, विश्वसनीयता थी। आज लिंग 2 कमेटी ने ऐसे प्रतिबंध लगा दिए, ऐसे, जिससे स्टूडेंट लीडरशिप को क्रैश कर दिया। सब प्रतिबंध खराब भी नहीं है लेकिन सब अच्छे भी नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी चुनाव लड़ता है किसी एक पोस्ट का, वो उसमें जीते या हारे, वो दूसरी बार क्यों नहीं लड़ सकता? ये क्या प्रतिबंध है? स्टूडेंट लीडरशिप खत्म कर रहे हैं आप, क्योंकि एज लिमिट कर दी। पहले एक वातावरण और हुआ बनता था कि साहब 40 50 साल के लड़के यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने के लिए अपने फार्म डालते, ये हमारे टाइम था। तो हमने एज लिमिट कर दी, मान लो 27, पीजी की अलग कर दी, यूजी की अलग कर दी, 27 साल एज लिमिट हो गई। तो अब तो वो डर तो नहीं है कि कोई 50 साल की उम्र का आदमी चुनाव लड़ेगा। तो आप ये रिपीटेशन पे रोक क्यों लगा रहे हो? आपने एज लिमिट कर दी। जैसे मेरे टाइम मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाला था कि साहब लड़का चुनाव लड़े तो वास्तव में स्टूडेंट भी होना चाहिए। स्टूडेंट का मतलब ये है कि लास्ट क्लास उसको पास करके आगे जाना है। तो जो लड़का पढ़ता है, पास कर लेता है, अगली क्लास में जाता है, चुनाव लड़ता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही था। अब इसमें तो 5000 में चुनाव लड़ के 5000 में पॉसिबल है क्या चुनाव लड़ो? संभव है क्या ऐसे? अरे उसके कारण क्या हुआ, पैसे का खर्चा बढ़ गया, स्टूडेंट मोबिलाइजेशन नहीं होता है, स्टूडेंट, आम स्टूडेंट की ट्रेनिंग नहीं होती है साहब। स्टूडेंट की ट्रेनिंग कैसे होती है? वो बोलेगा, जुलूस में जाएगा, सीखेगा, समझेगा, लोगों से मिलेगा, किसी विषय को लेके एजिटेशन करेगा, आंदोलन करेगा, तब यूनिवर्सिटी पे प्रेशर बनता है, जिला प्रशासन पे प्रेशर बनता है। अब आपने तो ये कर दिया, आप ये सब चीजें नहीं करोगे क्या? हिंदुस्तान में स्टूडेंट के इलेक्शन में इतने नियम है क्या? आप बैनर नहीं लाओगे, आप पोस्टर नहीं बनाओगे, क्यों भैया? जो सबसे बड़ी पंचायत है, संसद, उसमें तो बैनर पोस्टर सब होते हैं। नगर निगम से, लोकल बॉडी से लेके पार्लियामेंट इलेक्शन तक सब होते हैं। तो स्टूडेंट को क्यों क्रेश कर रहे हैं? हाँ, अच्छी चीजें लागू करो, लेकिन ऐसे बैरिकेडिंग मत लगाओ कि स्टूडेंट लीडरशिप डेवलप होने से पहले क्रैश हो जाए, खत्म हो जाए। तो लीडरशिप खत्म हो रही है, क्या कहेंगे आपके लिंग 2 कमेटी की? आपके ज़माने के चुनाव, इस बार अभी के चुनाव में कितना खर्चा होता है? लेकिन अभी के चुनाव में तो देखो, इस कमेटी ने तो छात्र नेताओं को बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी रह गई है कि भाई हम चुनाव करा रहे हैं और छात्र नेता बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, वो वाली बहुत, मैं इसको नए तरीके से। बाकी तो हम लोग जो उस ज़माने में लड़ते थे, हमारे होल्डिंग लगते थे या स्विच बोर्ड से होल्डिंग लगने चालू हो जाते थे, पूरे यूनिवर्सिटी तक होल्डिंग लगते थे, अखबारों में ऐड जाते थे, कंटिन्यू ऐड जाते थे, एक लिमिट तक सभी के ऐड आते थे, जितना हम कर सकते थे हर तरीके। पिक्चरों में स्लाइड चलती थी, डोर टू डोर परचेजिंग, होम कन्वेंसिंग होती थी, हर घर जाते थे, पूरे शहर में जहाँ भी स्टूडेंट रहेगा हम होम कन्वेंसिंग करते थे। 200 टीमें हमारी स्कूटर मोटरसाइकिल से लेकर होम कन्वेंसिंग जाती थी। हम उस ज़माने में स्कूटर जो फ्यूल का होता था 20 रुपये 40 रुपये या 50, उस ज़माने में 30 रुपये देते थे, या ऐसा कोई याद है मुझे जहाँ तक है, वो हम फर्स्ट टीम को देते थे, वो तेल भराया और गए, सारे कर्ज करते थे, सारी चीज़ें होती थी। और एक समझ से सारी, एक पूरा शहर में उत्साह रहता था, उसका पूरा शहर इन्वॉल्व रहता था उस चुनाव में कि क्या हुआ। जब रिजल्ट आता था तो हुजूम वहाँ से सूरज पोल से लगाकर भट्टा तक पैक रहता था, बिल्कुल पुलिस प्रशासन वगैरह सारी चीज़ें। एक लीडरशिप का नया उदय था और उसमें वास्तव में लगता था कि कौन लीडर आ रहा है नया, सारी चीज़ें थी। अब वो देखने को नहीं मिलता है। इसके कई कारण है, प्रशासन ने भी इसको दबा दिया है, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इस चीज़ को, स्टूडेंट लीडर को इतने डेवलप नहीं होने दिए। जैसे अभी से पहले वाइस चांसलर थे अमेरिका सिंह, उन्होंने जो स्वरूप किया, आज खुद ज़मीनों के लिए लड़ने लग गए, कुछ अलग तरीके गलत ट्रैक पे घुस गए। तो ये छात्रों के लिए अच्छा नहीं है। शेखावत जी, जो भी स्टूडेंट लीडर होता है, शुरुआत में चंपा बाग का नाम आता है, वो लड़ने चला जाता है, वो आंदोलन करता है, फिर वो भूल जाता है, और चंपा बाग धीरे धीरे छोटा होता गया, क्या कहेंगे? एक तो मैं उससे पहले खूब जी की एक बात कहता हूँ, इन्होंने कहा ना होम कन्वेंसिंग होती थी, इतना प्रचार होता था, इतना प्रसार होता था, उसी से वो छात्र नेता स्थापित होता था। और उसका लाभ क्या मिलता था?
अगर मान लो मैं आपके घर पे, आप एक वोटर हैं, मैं आपके घर पे, मैं भी मेरा प्रचार करने आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकूंगा, चाय पीऊंगा, मेरे अपोजिट में खूब ही लाल जी लड़ रहे हैं, ये भी आएंगे, तो ब्रेन वॉश होता था, खुलता था, उसको समझने का मौका मिलता था कौन सा आदमी ठीक है। एक वोटर से खुद मिलते थे। वही रिश्ता जीवन भर काम आता था। तो वास्तव में स्टूडेंट में मिक्सअप होने का माध्यम था वो, उसके अंदर तक, उसके घर तक पहुंचने का माध्यम था। अब आपने चंपा बाग वाला तो देखो ऐसा है, ये तो वो छाता है जिसमें हाथ डाले ने वो भी मरे, नहीं डाले वो भी मरे। तो ये तो आपके जमाने से भी चला आ रहा है ना मुद्दा? मेरे से पहले चला आ रहा है ये तो, और हम तो समझे ही नहीं थे। ये विषय ये था कि सरकार ने एक ट्रस्ट से जमीन एक्वायर करके उदयपुर यूनिवर्सिटी को जमीन देने का निर्णय किया। उस टाइम इसका नाम उदयपुर यूनिवर्सिटी था कि भाई यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर विंग भी इसमें थी, मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी थी, तो इसका डेवलपमेंट ठीक हो, शहर की में विकास की चीज़ें मिले, और वो ट्रस्ट की ज़मीन थी, तो ट्रस्ट भी वो शिक्षा के हिसाब से बना हुआ था, उसके लेके दे दे। फिर जो ओनर थे, ट्रस्ट के मालिक थे, मुखिया थे, उन्होंने ज़मीन का बेचान कर दिया। उस बेचान के और अवाप्ति की प्रक्रिया लगभग साथ ही चलती रही। फिर एक जगह बिका, दूसरी जगह बिका। उस समय पूरे उदयपुर के जनमानस ने, पॉलिटिकल पार्टी, स्टूडेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, सबका इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी के पक्ष में था कि यह जमीन यूनिवर्सिटी को मिलनी चाहिए। इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं था, पब्लिक इंटरेस्ट था, स्टूडेंट इंटरेस्ट था, उदयपुर के डेवलपमेंट का इंटरेस्ट था। तो आंदोलन भी हुआ जिसमें टॉप टू बॉटम तक चला, ये चलता रहा। उसके बाद जैसे जैसे हुआ, फिर प्लॉट कट गए, बिकते गए, आपने इनको दिया, इन्होंने आके दे दिया, बिकते गए, धीरे धीरे चोरी छुपे मकान बनते गए। अब 24 घंटा न तो स्टूडेंट ध्यान रख सकता, न 24 घंटा कर्मचारी ध्यान रख सकता, न प्रोफेसर ध्यान रख सकता, खरीदने वाला तो 24 घंटे। हमारी यूनिवर्सिटी में 3 साल में वीसी बदल जाते हैं, 2-3-4 साल में कलेक्टर एसडीएम बदल जाते हैं, पूरा तंत्र बदल जाता है, सरकारें बदल जाती है, लेकिन वो जो ओनर था जिसने खरीदा, आज वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, वो तो स्थायी है, उसका इंटरेस्ट तो परमानेंट है। तो एक परमानेंट इंटरेस्ट जिंदा रहा। उसके सामने जिस मजबूती से लड़ना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, सरकार को, जमीन कौन दे रही थी? सरकार दे रही थी, जबरदस्ती हम छिना झपटी तो कर ही नहीं रहते, सरकार दे रही थी। तो सरकार को उसमें ईमानदारी रखनी चाहिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। आज इतने बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, एक्विजिशन की प्रक्रिया 6 महीने में हो जाती है साहब। यूआईटी की प्रक्रिया होती है, यूआईटी 6 महीने 12 महीने में अवार्ड जारी करके लैंड पोजीशन ले लेती है, हाउसिंग बोर्ड ले लेता है। तो यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं मिली? और उसका नुकसान किसको हुआ? नुकसान उदयपुर के लोगों को हुआ। फिर आगे चल के यूनिवर्सिटी के 2 हिस्से हो गए, एक बन गई सुखाड़ी यूनिवर्सिटी, एक बन गई आज इनके पास पैसे आते हैं तो लगाने की जगह नहीं है। ये आज भी अनसुलझा विषय चल रहा है। उस लैंड में मकान बन गए, उस जमीनें खाली पड़ी हुई है। तो ये चीजें तब चलती है, ये चीजें तब चलती है कि समग्र रूप से ढंग से इंटरेस्ट के आधार पे आप यूनिवर्सिटी का भला सोचो। छात्र राजनीति की अगर बात करें, आपके समय में भी चंपा बाग वाला मुद्दा तो उठा ही था और अब तक उठा हुआ, क्या कहेंगे? देखो चंपा बाग का, देखो महेंद्र साहब का एक अलग मतलब वर्जन है। इसमें मेरा, या तो सरकार को जिस समय ये इसको एक्विजिशन किया, अगली पार्टी को पैसे देके इसको एक्वायर कर लेना चाहिए, एक्वायर के धारा 4 का करके बाकी करके इसको ले लेना चाहिए। लीगल आपने एक्वायर भी कर लिया और लीगल नुकरना भी छोड़ दिया। मीनवाइल क्या हुआ कि न तो वो एक्वायर हुआ न कुछ नहीं हुआ, वो चीज़ें जहाँ की थी वहीं थी, वहाँ सारी चीज़ें बनती गई, डेवलपमेंट होते गए, सारी चीज़ें हो गई। वहाँ सारे भवन भी बन गए, होटल भी बन गई, लोगों के मकान भी बन गए, सारी बनी। और मीनवाइल सीन ऐसा, सरकार ने तो कोई एक्टिविटी की नहीं। बीच में जो वाइस चांसलर रहे उनका भी कोई तो था नहीं, उनका भी पर्सनल को भी उन्होंने उसको, पिछले 40 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, 30 साल से 40 साल से केस चलते चलते इस कोर्ट से उस कोर्ट, अभी हाई कोर्ट में है। और न तो सरकार इन्वॉल्व हो सकती है, न कुछ नहीं है, और न्यायालय की प्रक्रिया में है, न्यायालय जो बेस्ट डिसीजन करेगा उसमें रहेगा। तो वो अब मुझे नहीं लगता कि ये चंपा बाग सुखाड़ यूनिवर्सिटी के हाथ में आ सकता है जब तक, क्योंकि पेरव्यू की बहुत कमी रही सारी चीज़ें।
जिस तरीके से होना चाहिए ना इसको, केस को भाई आज एक्विजिशन करती है गवर्नमेंट तो कैसे करती है? साउथ मुआवजा कोर्ट में जमा हो चुका है 94.5 के आसपास, लेकिन सरकार की तरफ से जो पेयरिंग होती थी अटॉर्नी जनरल हाई कोर्ट में, वह पेश ही नहीं। ये यूनिवर्सिटी की आज की तारीख में बताओ, यूनिवर्सिटी के वीसी के पास इतने पावर नहीं है कि अटॉर्नी जनरल को पेश करते, या इतने पावर नहीं है कि वो कलेक्टर का ट्रांसफर। हाँ, तो कानूनी प्रक्रिया में कमी रही है ना कहीं कहीं उस चीज को देखने। आज एसडीएम यूनिवर्सिटी वीसी की बात नहीं मानेगा। अच्छी जैसे मान लो इस पे स्टे था, चाहे स्टे वो पार्टी लाए चाहे यूनिवर्सिटी लाए, कोई भी स्टे के बावजूद कितने कंस्ट्रक्शन हो गए, स्टे के बावजूद बिजली कनेक्शन हो गए, स्टे के बावजूद नल कनेक्शन हो गए। तो ये मोरलिटी किसकी बनती? वैरायटी तो नगर निगम प्लस एसडीओ तहसीलदार, इन्होंने पूरा नहीं किया, क्योंकि मैंने जो तो जब ये गेस्ट आर्टिस्ट है 2 साल के लिए लेकिन भाई आप भी तो रहे हो वहां पर उस समय। हाँ रहे सर, मेरे समय का आपको बता दूं, फैक्ट घटना उदाहरण बता दूं आपको। जब मैं ड्यूटी में था उस समय एक विषय आया था, सरकार ने, कांग्रेस सरकार की, इन्होंने वार्डी का पंजीयन, विवाह पंजीयन स्थल के नाम से एक एक्ट बनाया था। जितनी भी मैरिज गार्डन है जो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके नॉर्म्स थे, पार्किंग होनी चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई की चिंता होनी चाहिए, पानी की चिंता चाहिए, ये टाइमिंग होना चाहिए, रोड की चौड़ाई इतनी होगी, उस पर आप उसको लाइसेंस देंगे, देंगे। उसी समय विषय आया था कि गटानी साहब ने वार्डी का पंजीयन किया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। हमारे कमिश्नर साहब और संबंधित लोगों ने, उच्च स्तर के अधिकारियों ने, उच्च लोगों ने उसका पंजीयन किया। जैसे ही मुझे ध्यान आया तो मैंने यूनिवर्सिटी में त्रिवेदी साहब के पीछे उनको फोन किया, मैंने कहा यूनिवर्सिटी के इस प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा है, तो मैंने कहा ऐसा पंजीयन हुआ, आप अपनी आपत्ति दर्ज करें। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट थे, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के नाते वो 10, 20, 50 लोग आए, उन्होंने विरोध दर्ज कराया। तब मैंने पूछा था जिन्होंने पंजीयन किया उन लोगों से, मैंने कहा आपने कैसे कर दिया? ऐसा मैंने कहा इस रजिस्ट्रेशन में विवाह वाटिका पंजीयन में सबसे पहले शर्त ये है कि जो पंजीयन के लिए आता है उसका टाइट मालिकाना हक देखा जाता है। जो मालिकाना हक हाईकोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि टाया का है, गटानी का है, कि यूनिवर्सिटी का है या फिर पार्टी का है, तुमने कैसे डिसाइड कर लिया? फिर मैंने बोर्ड की मीटिंग में लिया, सभी पॉलिटिकल पार्टी के पार्षदों ने मिलकर पूर्ण बहुमत आम सहमति से उसको निरस्त किया। तो ये मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं उस यूनिवर्सिटी की चिंता करूं जहां जिसने मुझे पहचान दी। इसमें खरीद फरोख्त करने वालों को भी कुछ इससे मैं गलत मानता हूं, सही भी मानता हूं। एक्चुअली क्या, चंपा बाग का एक्चुअली नाम आते ही किसी की भी ईमानदार, मतलब इच्छा शक्ति ईमानदार नहीं रही, समझ रहे हो बात को, तो इस चीज का रिजल्ट अच्छा आना ही नहीं था। तो ये चीजें लिंगर ऑन होती गई, वो चीज फिर लंबे समय से कई बार ये भी हुआ, कौन दबड़े में पड़े, कौन पानी में पड़े, ड्यूटी तो आपकी, नेता आपको, सरकार आपकी, कलेक्टर बना चाहिए। अब मैं कितना ही कर दूंगा, तो ये कितने कर देंगे भाई? हम तो उस जमाने में सारी चीजों पे, छात्र संघ हम अध्यक्ष होते थे तो प्रशासन भी हमारे सारे समकक्ष होता था। हम कलेक्टर से चाहे जब बात कर लेते थे, एसपी से चाहे जब बात करते थे, मतलब सारी चीजें हमारे मैनेज उसमें रहती थी। हमें यूं नहीं था कि यार हम मतलब जब चाहे जिस तरीके से अच्छा, और वो प्रशासन भी हमको वेल रिस्पॉन्स देता था सारी चीजें। आज वो चीज की कमी है। आज क्या है कि इसका कारण ये हो गया कि अब यूनिवर्सिटी में भी इतनी पॉलिटिक्स हो गई। वाइस चांसलर जो बोल रहा है वो रजिस्ट्रार नहीं मानता, रजिस्ट्रार बोल रहा है वो कंट्रोलर नहीं मानता है, कंट्रोलर नहीं मानता तो वो एग्जामिनर कंट्रोल नहीं मानेगा। इतना मिस एक दूसरे पे मुकदमे कर रहे हैं, माहौल को इतना गंदा कर दिया इन्होंने कि यूनिवर्सिटी का जो नाम था वो नाम को नीचे गिरा दिया बिल्कुल। तो बहुत गंदा माहौल हुआ है इन पिछले भी इतने सालों से अध्यक्ष बनते आ रहे हैं, सब छात्री बन रहे हैं, एक भी छात्रा कभी अध्यक्ष नहीं बन पाई, क्या कहेंगे आप? ऐसा है हमारे, सुनो हमारे नहीं किसी को कोई रोकता है। हमारे टाइम में छात्रा चुनाव लड़की वाइस प्रेसिडेंट, मेरे साथ दर्शना गुप्ता रहे वाइस अध्यक्ष की बात अध्यक्ष नहीं लड़ पाया। एक्सेप्शन क्या रहती है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कि मेरी बात के लिए, मेरी मांग के लिए, हमारे मुद्दे के लिए प्रशासन से टकरा सके। रात को 11 बजे जरूरत पड़े तो थाने पे आ सके, सुबह जरूरत पड़े तो वीसी के वहां जा सके। इस आधार पे स्टूडेंट
वो इसको ज्यादा पसंद नहीं है। प्रशासन से टकराने की जहाँ तक बात करें तो आजकल तो कांच फोड़े जा रहे हैं, टेबल फेंके जा रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है मनु भैया, आप कुछ भी कहो, कानून की दृष्टि से इसको ठीक नहीं मानते, लेकिन ये सामान्य चीज है साहब, ये सामान्य चीज है, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया कांच तोड़ के। आजकल तो राजकारण बाधा में मुझे बनाने लगे, इसीलिए स्टूडेंट लीडरशिप करती है। भाई आप कैसे को बच्चों को बांधते हो बैठ के? स्टूडेंट लीडर के सबके राजकारण अच्छा, बदल के आपको एक बता बोलूं क्या, आप मान लो डीन है, वीसी है, रजिस्ट्रार है, कुछ भी, हम 20 लोग आए किस बात को लेकर, आपने वहां से कर दिया गेट आउट, तो ये इनका तरीका नहीं होना चाहिए। हमारे टाइम साहब वैसे थे, मैं रात और वीसी साहब के वहां अमन अनशन में बैठा था, आनंद सिंह के टाइम, रूम जो अंदर से पानी निकल, क्योंकि उनकी गरिमा थी, हमें उनकी इज्जत और मान सम्मान रखना है, लेकिन वो भी स्टूडेंट का पूरा सम्मान करते थे। अब आजकल अन्यथा मत लेना, हमारे समय में जो वीसी बनते थे उनका एक लेवल होता था, वीसी का भी प्रोटोकॉल था, एक लेवल होता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के पास एक धारा होती है 12.6, विटो पावर होता है उसके पास, प्रोटोकॉल में भी कलेक्टर से ऊपर आता है, वो व्यक्ति मिनिस्टर से ऊपर आता है। लेकिन आजकल क्या वीसी बनने के लिए मैडम ने हाथ जोड़ो। अच्छा अभी मेरे को अभी ये पता नहीं है प्रोटोकॉल हमारे, तो हमको, हम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, सरकारी गाड़ी हम लेते थे, यूनिवर्सिटी हमको गाड़ी देती थी प्रोटोकॉल के लिए, ताकि छात्र संघ का अध्यक्ष का कैडर जमे, रहने के लिए मकान भी देती थी, हमारा ऑफिस देखते आप उस जमाने में भी, एक अच्छा मैनेजर, सब बड़ा सेक्रेटरी टाइप उनका पीए होता, बाबू होता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता, पूरा लवाजमा होता था एक प्रेसिडेंट का। अभी क्या सीन है मुझे मालूम नहीं, पिछले हम 1-2-4 सालों से रजमनी के बच्चे ले पाते नहीं ले पाते, बाकी सारी चीजें उस वाइस चांसलर में घेराव करते थे। आर के राय हमारे समय थे, हम 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 घंटे का घेराव करते थे, उन कमरे में बैठे रहते थे कई बार, फिर उसी रूम में चाय भी आ जाती थी, हम चाय भी पीते थे, मगर वो कुर्सी से नहीं उठ सकते थे जब तक हमारी मांग नहीं मान ले। अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट करके तो जाना ही है उनको, ऐसा थोड़ी कि यार हम आगे गैरलियन पुलिस बुला ली, छात्र और अपने बात से लड़ेगा, लोकतंत्र क्या है? आप अगर यही गौर दोगे, अब उन छात्रों ने अगर मुक्का मार दिया और कांच कैसे अनबैलेंस था या वोटेवर, जो कोई भी अपनी बात कहने के लिए एक 10 स्टूडेंट साथ है, तो अपना वो लीडरशिप साबित करने के लिए कोई बात अपनी जोर से तो कहेगा, तो ऐसे ही कहा होगा, कांच फूट गया तो उसमें कौन सा अपराध, उसको आप मैनेज करके छात्रों के केस कर दोगे, ये बहुत गंदी राजनीति की बहुत हद होती है। ये जिसने भी किया है बहुत गंदी मानसिकता से किया है, छात्र राजनीति को दबाने का काम किया है, चाहे कोई भी बच्चे हो, मुझे मालूम नहीं किस पार्टी के, मगर जिन्होंने किया है ये बहुत गलत हुआ। ऐसे आंदोलन तो होते ही रहते थे यार, जब फिर छात्र डेवलपमेंट कैसे होगा? आप तो कल कोई भी बात करने जाएगा, एक मुकदमा लगा देंगे, तो फिर कैसे होगा ये? सामान्य चीज, आज मान लो आप मेरा गिरावट करोगे, मैं घर नहीं जाऊंगा, यूनिवर्सिटी है, आपके घर पे तो आएंगे, तो अगर मान लो कोई छोटी मोटी घटना होती है, आप कहते भैया भैया कास्ट टूटे, कास्ट की पोस्ट निकालो, पैसे जमा, ठीक। अब आप कह रहे हो मैं जैसा मुझे ध्यान मुझे ज्यादा मालूम है, ये जो कास्ट टूटा है, जिन अफसरों के साथ टूटा, उनका सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वर्जन देख लें, जब उनको यहाँ रजिस्ट्रार बनाया ना, ये रजिस्ट्रार जो बनते हैं ना, ये चांदी वाली पोस्ट नहीं है, ये अरोगने वाली पोस्ट नहीं है, आनंद वाली पोस्ट नहीं है, इसलिए इनका मेला फाइड इंटेंशन होता है। ये आते ही यूनिवर्सिटी डिस्टर्ब करते हैं, आते ही कि मैं यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब करूंगा तो वीसी या सरकार मुझे यहाँ से हटा देगी। उन्होंने जिन रजिस्ट्रार साहब ने कास्ट तोड़ने को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि मुझे सरकार सजा के नाते यहाँ लगाया। अरे भैया आप उस सरकार के एम्प्लॉय, सरकार को छूट नहीं देगा, चीफ सेक्रेटरी को सीएम को छूट नहीं देगा, सरकार सजा तनख्वाह नहीं मिल रही क्या? तनख्वाह नहीं मिल रही क्या? आपका ट्रांसफर किया, पनिशमेंट थोड़ी हुआ है, आपको सस्पेंड थोड़ी किया है। एक ट्रांसफर में आप इतना ईगो आपका कि आप सीएम को चीफ सेक्रेटरी चैलेंज कर रहे हो, तो ऐसे लोगों का इलाज तो मुझे याद है एक घटना, महेंद्र साहब एक घटना याद है, कोटा विश्वविद्यालय यहाँ एग्रीकल्चर में उनका हुआ करता था, यहाँ यहीं फतेह मेमोरियल के पास में, ये 93 की बात है, 94 की। हमने उदयपुर बंद कॉल किया और मैंने कहा यह कोटा यूनिवर्सिटी खाली करो, यहाँ से हमारा कैंपस है ये। तो उस समय प्रशासन एमए मत्रे यहाँ एडिशनल एसपी हुआ करते थे, जब हम अंदर कूदे ना, तो मैंने कोई था, मैंने एमए मत्रे के, मुझे आज भी याद है, मैं उनके माथे चढ़ के और अंदर कूद गया। मुझे इतना हम पुलिस के केसों से किसी से भयग्रस्त नहीं थे, कुली और प्रशासन को भी ये मैच्योरिटी ये बच्चे इसलिए कर रहे हैं
कि इनको लीडरशिप करनी है, उसको इसलिए नहीं कि मेरा कोई अपमान कर रहे हैं। ये मैच्योरिटी पैदा करनी पड़ेगी। आज जिस स्टार ने ये किया है उसको पता थोड़ी कि उस स्टार से उनकी कोई दुश्मनी थोड़ी है, उनकी देख बाहर ये बात जानी चाहिए कि हमारे मुद्दे को लेकर स्टूडेंट लीडर वहां गए और अपनी बात कही। वो कौन है, उसको क्या चेहरा थोड़ी, उस चेहरे से मिलने गए, वो अब रामलाल है, श्यामलाल है या कोई भी है, उससे क्या काम है, उसका कोई काम ही नहीं है। तो ये मैच्योरिटी तो पैदा करनी पड़ेगी कि आपसे कोई निजी इंटेंशन थोड़ी है, वो अपनी बात कहने आया है ताकि छात्रों में उसकी बात रहे कि मेरी इस समस्या के लिए ये लड़ रहा है और ये अपनी बात रख रहा है, वो बात कहने का उद्देश्य था। तो हम ऐसे तो हम उस जमाने में होते थे अभी तक जेलों में ही पड़े होते थे, हमने तो इतने काम मतलब संघर्ष किया सारे छात्र हितों के लिए। तो ये चीजें तो बहुत बदलाव आया इस बात में। प्रशासन का मेंटल लेवल भी बहुत डाउन हुआ है इस चीजों में। एक थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रखे लोग, चीजों को लाइट ले तो ये चीजें कभी खींचती नहीं है, रेमिनेश नहीं होती है, सारी चीजें बढ़ती है आगे और हर चीज का डेवलपमेंट होता है। जी, समय की सीमा है, अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छात्र नेताओं को और छात्रों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? छात्रों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वर्तमान में जो परिस्थितियां है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट लीडरशिप एक भी पार्ट, तो पहले तो जो उसका मूल उद्देश्य पढ़ाई का, जो उसके खुद के ख्वाब है, सपने हैं, उनके परिवार के जो अरमान, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने ये भी चाहते हैं, तो मूल एम है, मूल उद्देश्य उससे बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर जब पॉलिटिक्स आप करें तो उसमें पूरी ताकत जी जान के साथ ईमानदारी से करें कि ये सब स्टूडेंट मेरे हैं, यूनिवर्सिटी मेरी है, अगर मुझे हक के लिए, जायज बात के लिए लड़ना है, लोगों को न्याय दिए, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट को थोड़ी दूसरी एक्टिविटीज में पूरा भाग लेना चाहिए, गेम्स है, कल्चरल एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स है, इन सब में जाना चाहिए। बाकी सब लोगों से आग्रह यही है कि जो स्टूडेंट लीडरशिप डेवलप हो रही है उनको प्रोटेक्ट करो, उनको गाइड करो, उनकी मदद करो, उनको प्रेस करने का, कुचलने का माध्यम मत बनो। क्योंकि हमारे समय में जैसे हम किसी मुद्दे पे कॉल कर देते थे ना, भाई कल उदयपुर बंद है, तो साहब बंद होता था, कोई हमारी व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। आपको एक चीज और बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। हमारे टाइम में उदयपुर में इतनी गुंडागर्दी, बदमाशी नहीं होती थी। उसका कारण ये था कि स्टूडेंट पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था, अच्छे अच्छे गुंडे बदमाश दादे सब स्टूडेंट से करते थे। स्टूडेंट कोई प्रोफेशनल नहीं होता। हम दादा समझते थे कि अच्छा ये मोहल्ले का दादा, ये क्या होता है दादा, नाम ही उदयपुर के नाम जिन आदमी होते थे, वो उधर मिल जाते, दूध खा के अस्पताल जाते थे। नाम जिन बहुत 25 मुकदमे, 50 मुकदमे, इनके नाम पे 50,000 नाम सब झूठ खा के जाते थे। तो शहर में शांति रहती थी। दूसरा, पावर स्टूडेंट लीडरशिप इसके साथ मुझे मालूम है, जैसा अभी कोचिंग बताया कि वो कोटा यूनिवर्सिटी वाला हमारे सुगाड़ या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बंटवारा, उस बंटवारे में सुगाड़िया के साथ जस्टिस नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, क्योंकि पैसा उस टाइम आईसीआर का निकला हुआ था। तो आईसीआर के आधार पे एग्रीकल्चर को ज्यादा मिल गई थी, तो यूनिवर्सिटी बिका दिया। तो मुझे याद है जब मैं फर्स्ट यूनिट बना था, भैरव सिंह जैसे का मुख्यमंत्री साहब थे, मैंने उदयपुर संभाग के सभी विधायकों की मीटिंग कॉल की थी, सभी विधायक, उसमें सब एमएलए थे। विषय यह था कि मेवाड़ की एकमात्र यूनिवर्सिटी इसको स्टाफ आके मिलना चाहिए, क्योंकि इससे लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर में तो लिमिटेड सीट्स होती है, कुछ लोग होते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ग्रेड पूरे संभाग के मिनिस्टर मीटिंग कॉल करे, सीनियर का सकता साहब बता रहे थे साहब उसमें, उस मीटिंग में हमने सर्किट हाउस में मिनिस्टर उसमें आया, तो वो पावर था सब बात है। क्या कहना चाहेंगे छात्र राजनेताओं को या छात्रों को? भाई छात्र राजनेताओं को मेरा तो यही एक संदेश है कि आपको अगर मौका मिलता है तो आप जिस उद्देश्य के लिए आए उसको पूरे तन मन और ईमानदारी से करें, और आपके साथ जो टीम लगी है उसके साथ भी ईमानदार रहें, और जीवन में ये लक्ष्य तय करें कि आपको कहाँ जाना है, अब वो और उस लक्ष्य के लिए मजबूती से लड़े और ईमानदारी से लड़े, हमेशा पूरा होता है। एक अंतिम बात और कह दूं, मैं सभी मेरे स्टूडेंट से आग्रह करना चाहता हूँ, छोटे भाई जसमान, कि पैसे के आधार पे चुनाव जीतने की कोशिश मत किया करो, किसी भी कीमत पे मत करो। और ये मान के चलो, आप हमारी जिंदगी अनुभव है, एक्सपीरियंस के आधार। आप सोच रहे हो पैसे के आधार पे जीत जाओ, बहुत मुश्किल है।
आप लाख करेंगे, हम 1.5 लाख कर देंगे, वो 1.5 लाख करेंगे, आप 2.25 लाख कर देंगे। कॉम्पिटिशन, इसके आधार पे आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं आप जैसे खूब जी ने कहा था ना, अगर आपकी लीडरशिप है, आप साल में एक्टिव रहते हैं, 2 साल एक्टिव रहते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। साहब इस यूनिवर्सिटी के ऐसे में एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक राधेश्याम राय था, जिसका परिवार यानी वो कहाँ का रहने वाला कोई जानता नहीं, समाज उसका नहीं, उस बंदे ने मेहनत की, लड़कों के बीच रहा 5 साल, अकेला प्रेसिडेंट बना था, अकेला अपने दम पे। ऐसा ही थोड़ा सा विषय अलग होता है। उसके बाद एक मयूर तो सिंह था जी, आप बताओ उसको कोई रोक सकता नहीं? मयूर ध्वज सिंह को कोई नहीं रोक सकता था। मैंने भी कहा था, मेरे ने कैसा पार्टी मिल जाएगी तो नहीं रोक पाएगी, क्योंकि इतना वातावरण बना चुका छात्रों के बीच। अच्छा, गांव पैसे थे उसके पास, राधे से हम एक स्कूल से चुनाव जीत गया था। पैसे अपन तब लगाने की नौबत आती है, प्रेशर तब आता है जब हमारे स्टूडेंट लीडर की, कैंडिडेट की पहचान नहीं हो, उसके पास टीम नहीं हो, वो कैंपस में कम रहता हो। आप लीडरशिप डेवलप कीजिए, लीडरशिप मेहनत से होगी साहब। हर कॉलेज में हमारे 100 साथी तक हमारे लिए काम करने वाले रहते थे कि भैया हमारी मोबिलाइजेशन चलाने के लिए। हर कॉलेजों में इतनी इंडिविजुअल और सारे रेगुलर स्टूडेंट होते थे, वो तो इंडिविजुअल टीमें होती थी, आपको कोई बीट इन कर सकता है। आप सारी प्लानिंग से चलो, आप हर चीज सक्सेस होती है। तो ये थे महेंद्र सिंह जी शेखावत और खूबीलाल जी मेनारिया, जिन्होंने ये बताया कि छात्र राजनेता अगर आपको बनना है तो धनबल नहीं जनबल की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए आपको छात्रों के बीच में ही रहना पड़ेगा। हम आगे भी कोशिश करेंगे पूर्व अध्यक्षों से मिलाने की। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हर छात्र नेता अच्छे ढंग से चुनाव लड़े और हर छात्र अपने उम्मीदवार को, अपने दावेदार को सही मन से चुने। इसलिए 26 अगस्त को चुनाव है और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। विसात जारी रहेगा। नमस्कार।